हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के हमरा। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे साबिक जज जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हो सकते थे, एजाजुल एहसन, उनके इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी। मुज़ाहिर अकबर नकवी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दिया है। थोड़ा सा उनके इस्तीफ़े के ऊपर भी बात करेंगे, गो के हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि अगली बारी किसकी, अगला इस्तीफ़ा किसकी तरफ से आ रहा है, या अगली कार्रवाई कहाँ कहाँ पर हो सकती है, सिर्फ अदलिया में ये एहतसाब होगा या कहीं और भी होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ये जो इस्तीफ़े आए हैं, इन इस्तीफ़ों के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और पंजाब हाई कोर्ट के ऊपर और मजमूई तौर पर अदलिया पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। तो तीन मौज़ूआत हैं, तीनों पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़खर आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया। फ़खर आज जा रहे थे लिया और आसिफ के फैमिली में एक डेथ हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये दोनों इधर मौजूद हैं। आसिफ, बड़ा अफसोस हुआ, आपकी फूफो की डेथ हुई, वेरी सैड। खुदा उनको जन्नत में जगह दे, उसके बावजूद आप आए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में आसिफ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ, एजाजुल एहसन साहब की कहानी, क्यों इस्तीफ़ा दिया, कुछ थोड़ी सी मेरे पास भी है, कुछ फ़खर के पास भी है। आगाज़ आपसे कर जी। एजाज़, देखें, आज बड़ा अहम दिन इस लिहाज से है कि आज जो, अगर आप ये कहें कि जस्टिस साकिब निसार की जो लेगेसी थी, जिसको आगे फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल कंटिन्यू कर रहे थे, आज वो ग्रुप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस में एक नज़र आ रही थी आपको सुप्रीम कोर्ट डिवाइड, और फिर मुख्तलिफ मौक़े पे उसके बाद भी बड़ी वाज़े तौर पे आपको एक डिवाइड नज़र आती थी। आज जो वो धड़ा था, जो लेगेसी लेके चल रहा था जस्टिस साकिब निसार की, उसके जो सुरखेल थे, उसके जो बॉस थे, उनके जो चीफ थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, और उनके पास भी तकरीबन 1.25 साल का टेन्योर था और बड़ा अहम टेन्योर उनके पास होना था। उन्होंने आज जब रिज़ाइन दिया तो ये काफ़ी शॉकिंग था। कुछ हलकों में हल्की फुल्की चहमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इतनी जल्दी हथियार फेंक देंगे और वो सामना नहीं करेंगे उन इल्ज़ामात का जो उनके ख़िलाफ़ हैं। उनके ऊपर काफ़ी जो हैं काफ़ी सारे इल्ज़ामात थे, मिसकंडक्ट के भी थे, करप्शन के भी जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात की पूरी एक फ़ाइल जो है वो तैयार हो चुकी हुई थी। ताहम एक जो बड़ा अहम मामला था, वो आपको पता होगा कि शराय दस्तूर पर जो बुलंद इमारतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 1, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लीगल एडवाइज़र भी रहे थे, और बाद में उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साथ बैठ के जो है उनके साथ वो एग्रीमेंट भी फ़ाइनल किया था, जिसमें 17 अरब रुपए कहा गया था कि आप जो है वो जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ये आर्डर दे चुकी थी कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। तो उसके ख़िलाफ़ जस्टिस साकिब निसार ने आखिरी दिन जब वो रिटायर हो रहे थे, लास्ट डे उन्होंने जो बेंच बनाया, तो मैं बल्कि उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर जो है वो बहुत बड़े बड़े वकला आते हैं, और वो भी बड़े अदब के साथ अगर कोई एतराज़ हो तो करते हैं। लेकिन हमारे एक बड़ी दबंग चेयरमैन CDA थे, अफजल लतीफ़, उन्होंने भली कोर्ट में वकील को भी नहीं बल्कि ख़ुद उन्होंने खड़े होकर रोस्टम के ऊपर उन्होंने कहा कि एजाजुल एहसन साहब आप इस बेंच में क्यों बैठे हैं, और उन्होंने यूँ उंगली करके उनकी तरफ कहा था। तो उन्होंने कहा आप तो इस कंपनी के वकील रह चुके हैं, आप इनके लीगल एड, आप किस हैसियत में आप इसमें बैठ सकते हैं। एथिकली बहुत ही गलत बात थी। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस बेंच में आखिरी दिन जैसे साकिब निसार ने, एजाजुल एहसन भी उनके साथ थे, और उन्होंने उनको उसके साथ वो एग्रीमेंट किया जो बाद में उस कंपनी ने पूरा नहीं किया। सिर्फ उन्होंने उस वक्त कब्ज़ा लिया, बड़े बड़े लोगों को कुछ पोजेशन दिए, और उसके बाद वो दोबारा डिफ़ॉल्ट कर गया, और ये एक बड़ा स्कैम है कि उन्होंने अरबों रुपए अभी भी जो है वो देंगे। अच्छा, इसमें कोई जजेस भी थे जिनको ये अपार्टमेंट्स वगैरह दिए गए? जी, इसमें बिल्कुल जजेस भी थे। इसमें हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान, उनका भी था, उसमें बड़े बड़े वकला थे। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि उस वक्त वज़ीर दाखिला जो थे चौधरी निसार, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैं चकरा गया हूँ कि पाकिस्तान के जिस बड़े वकील को मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस केस में वकील करना चाहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि या तो ये दूसरी पार्टी ने इसे एंगेज किया, और या इसका फ्लैट जो है इस इमारत के अंदर है। तो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल लोगों के इसके अंदर फ्लैट्स थे। मैं ज़रा सादा अल्फाज में इसी बात को कर दूँ। एक कंपनी थी, ग्रैंड हयात कंपनी थी बेसिकली। ग्रैंड हयात कंपनी ने CDA से ये जगह लीज पर ली थी,
और जो इब्तदाई जो रकम थी वो भी बड़ी कम जमा करवाई थी, पूरी रकम भी नहीं जमा करवाई थी, और उस दौरान उन्होंने ये इमारत बना ली थी। ये जो इमारत है ये शाराए दस्तूर के एक कोने के ऊपर वाक़या है, साथ ही इसके डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, जिस तरह ट्विन टावर्स हैं बिल्कुल उसी तरह की डबल इमारत है ये, और बहुत बड़ी इमारत है। और इसका जो एक फ्लोर है दरअसल वो एक अपार्टमेंट है, और बड़े 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 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। और इसमें एक और भी ये भी स्कैम था, बेसिकली यहाँ होटल बनाना था जी, होटल बनाना। उस वक्त जब शौकत अजीज़ थे तो वो चाह रहे थे कि होटल बनाए जाएं। उसमें उन्होंने जो इमारतें दी इंतहाई कम पैसों पे दी। अच्छा, इन्होंने और एक और कंपनी ने भी उन्होंने एडवर्टाइज़ करके लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद बिल्डिंग भी, उसका जो बुनियादी पर्पज़ था वो भी, होटल भी नहीं बनाया, अपार्टमेंट्स बनाए, और लोगों को भी आज तक डिलीवर नहीं की। यानी कि एक तरफ स्टेट के पैसे पूरे नहीं दिए, दूसरी तरफ लोगों से जिनसे पैसे लिए गए थे उनके साथ भी हैंड हो गया। एक इल्ज़ाम जो इसमें बड़ा है ना, तो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन उस कंपनी के वकील थे और उस कंपनी की तरफ से वकालत करते रहे अदालतों में कि ये जो इमारत है ये बिल्कुल ठीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। एक तो ये थी ना, दूसरी एक और बात भी थी। एक इल्ज़ाम ये भी है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का अपना अपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। एक इल्ज़ाम ये भी है उनका या उनके किसी अजीज़ के नाम का। तो उसकी जो एविडेंस है, आपको पता है कि एक कंप्लेंट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई थी। और मेरी जो इतला है, मेरी इतला ये है कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ आज जो कार्रवाई हुई थी, तो आज आपको पता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार किया था, और उनकी अदम मौजूदगी में एक बहस थी जजेस के दरमियान कि इनको भी आज नोटिस जारी कर दिया जाए। यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट है इस पर्टिकुलर केस में, और चंद कुछ और चीज़ें भी थी, उसमें नोटिस जारी कर दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर बाज़ जजेस ने बीच में फैसला किया नहीं कि पहले हम मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो है इनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। फिर आपको पता चला कि इस्तीफ़ा आ गया, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आ गया। तो फिर जो सीनियर जजेस हैं, काजी फायजी साहब, मंसूर अली शाह और बाकी जो है, इन्होंने डिसाइड किया कि क्या इस्तीफ़े का मतलब ये है कि आपके सारे गुनाह माफ़, आप वही पैसे लेते रहेंगे। कल हम डिस्कस कर रहे थे, आप अपनी जो पेंशन है वो लेंगे और आराम से, जिसे कहते हैं ना, सोच हुए खा के बिल्ली जी। और पेंशन भी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो लास्ट ड्रान तनख्वाह होती है वो वही पेंशन होती है, वो एग्जैक्टली के, क्योंकि वो वकालत नहीं कर सकते, बाउंड होते हैं कि वो वकालत नहीं कर सकते, तो वो उनकी जो आखिरी सैलरी होती है वही उनकी पेंशन भी होती है। अगर आप रिज़ाइन कर जाएं और आपको सारे जो पेंशन के जितने बाकी आपके पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सारे भी आप ले जाते हैं और आपकी सैलरी भी लाइफ टाइम लगी रहती है। तो आज फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हम जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी और उन्हें पता चल गया था। और ये तो ओपन एंड शट केस था ना, कि एक केस में एक कंपनी के वो वकील रहे, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो उस कंपनी के वकील बनने के बाद जज बन गए और जज बन के खुद वो केस सुनते रहे। और अगली जो इतला मैंने आपको बताई है कि रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे उनका भी एक जो फ्लैट है या अपार्टमेंट है जी, उसके बारे में भी एजाज एक वकील साहब हैं, उनके पास पूरी एक फ़ाइल तैयार है एजाजुल एहसन साहब और उनके जो बेटे हैं उनके हवाले से भी, और उसमें काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं जो मेरा ख्याल है कि वो अभी शायद उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। नहीं, सलमान डोगर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो इल्ज़ामात जो है ना, वो करप्शन के भी उसके अंदर चार्जेस जो है उनके बेटे के हवाले से कुछ इस तरह के इल्ज़ामात की चीज़ें हैं। तो फ़ख्र इस पे आप भी ऐड कर दें, वैसे मैंने कोई थोड़ा ज़्यादा नहीं कर दिया मैंने। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कल जब हम जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े की बात कर रहे थे ना, तो मुझे किसी ने मेरा एक बड़ा बाखबर सोर्स था, उसने मैसेज भेजा कि जस्टिस एजाजुल एहसन इज़ ऑल्सो रिज़ाइनिंग। अच्छा, तो मैंने उसको एक दिन पहले ही ये बात थी कि एजाजुल एहसन रिज़ाइन कर देंगे, तो मैंने उसको इग्नोर किया कि ये इट्स टू अर्ली, कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी वो मेंबर थे और कोई इस तरह की बाकायदा तौर पे कोई फ्रेश रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। तो आज जब ये इस्तीफ़ा आ गया ना, तो मैंने फिर उस सोर्स से दोबारा रब्ता किया कि यार एटलीस्ट आप मुझे ये खबर हाफ को दे रहे थे, तो एटलीस्ट पूरी मुझे डिटेल्स भी बता देते कि क्या है, तो एक बहुत बड़ा स्कूप होता मेरे लिए। बहरहाल मैंने उनसे फिर वजूहात पूछी आज कि क्या आप किन ग्राउंड्स के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जस्टिस एजाजुल एहसन भी रिज़ाइन कर रहे हैं। एक तो वो जो ग्रैंड हयात वाला आपने बताया, तफसील से बताया है, जो एक फ्रेश
का था जो रेफरेंस के हवाले से, वो इनके बेटे के हवाले से जो है ना वो इल्ज़ामात कुछ संगीन लगाए जा रहे हैं। जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेटों के हवाले से था कि वो चैम्बर के ज़रिए जो है वो केसेस को फ़िक्स कराते थे और ये सारा कुछ, इसी तरह का इनके ऊपर भी कोई इस तरह के जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात आने वाले थे, रेफरेंस दायर होने वाला था। तो उसको अवॉइड करने के लिए ना इन्होंने पहले ही ये जो है रिज़ाइन का वो किया। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा मज़ीद जो मुख्तलिफ और लोगों से फिर मैंने बात की कि ये क्या इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। मतलब ये एक रेफरेंस, अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी रेफरेंस को दायर हुए अच्छे खासे महीने हो गए हैं। वो पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको असाइन करता किसी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है उसको, कि प्रीलिमिनरी इसका जो है वो रिव्यू किया जाए कि क्या ये वाकई जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनमें कोई हक़ायक़ हैं भी या नहीं है, कोई फैक्ट्स भी हैं या नहीं है। जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में ये असाइन किया गया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, क्योंकि वो जो थर्ड सीनियर मोस्ट जज थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे। तो उन्होंने प्रीलिमिनरी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये वाकई जो इल्ज़ामात हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर तहकीकात करे। तो ये अवॉइड कर सकते थे, 2-4 महीने 6 महीने ड्रैग भी कर सकते थे आगे, फिर शायद इनका चीफ जस्टिस का वो आ जाता। तो इतनी जो टू अर्ली वाली बात है ना, मेरे लिए ये जो कंसर्न था ना वो ये है कि इतनी जल्दी आखिर इतनी क्या इमरजेंसी थी कि इनको रिज़ाइन करना पड़ा। मेरे पास जो ना इतला है कि एविडेंस इनके बारे में इकट्ठे कर लिए गए थे, वो हो गया है इजाजुल एहसन के पास नहीं, लेकिन जो देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो प्रोसेस है ना वो भी एक बड़ा लेंथी है ना। आपने प्रीलिमिनरी जो रिव्यू करना है वो भी उस पर भी महीने लग सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो तमाम इदारों से भी फिर वो बाकायदा रिपोर्ट लेते। बहरहाल एक जो कल एक आपने खबर ब्रेक की थी ना, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आप मुझे बताइएगा, लेकिन उससे पहले उसी से रिलेटेड ही जो अपडेट है मेरे पास वो ये थी कि कल आपने जो एक ख़बर ब्रेक की थी कि सेक्रेटरी डिफेंस ने एक ख़त लिखा है तमाम सर्विसेज चीफ्स को कि जो भी फैज़ाबाद धरने के हवाले से इन्वॉल्व थे उनके हवाले से कोई एक्शन लिया जाए। इस पे अपडेट मुझे ये मिली कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये तहैया कर लिया गया और फ़ैसला कर लिया गया है कि तमाम इदारों में सफाई करनी है, बशमूल जो कल आपने एक समरी का वो रेफरेंस दिया उस पर आपसे तफसील लेंगे, जुडिशरी में भी ये सफाई होनी है। और जो नेक्स्ट इस बात का फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट ने किया, ये फैसला भी उधर ही से आ रहा है। तो अब उसमें नेक्स्ट जो है ना वो देखें, जो आपने शुरू में बताया ना कि जस्टिस साकिब निसार की लेगेसी में जस्टिस बंदियाल साहब रिटायर हो गए, जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो भी आज रिज़ाइन कर गए। एक और जो उनमें जो हम ख्याल जजेस में कंसीडर किया जाता है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कंसीडर किया जा रहा है कि उनका भी शायद जो रेजिग्नेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं, लेकिन ये इस हवाले से कोई जो इन्फॉर्मेशन मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मिली है। अब इसमें करप्शन का किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है, वो आउट ऑफ द टर्न यही मैं बात जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से उनके बेटों के हवाले से करप्शन के या इस तरह के वो थे, वो इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर का जो है वो कोई ऐसे चार्जेस नहीं है और ना कोई अभी तक मिले हैं। हाँ, जो आउट ऑफ टर्न की जो एलिविएशन है या इस तरह के उसके ऊपर हो सकता है या क्या हो सकता है, लेकिन ये उसमें लाइन में है। उसमें ना आउट ऑफ टर्न का डिसीजन अगर आएगा तो वो बेंच बनेगा और वो बड़ी लंबी बात है। वो जुडिशल कमीशन जस्टिस मुनीब अगर बतौर एहतजाज किसी मामले पर इस्तीफ़ा दें तो वो दे सकते हैं। उनका, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में देखता रहूँ कि वो इतने लर्नर्ड जज हैं कि उनके सवालात सुन के हम हाईली इम्प्रेस होते थे कि केस पढ़ के आते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, इजाजुल एहसन साहब ने आज रिज़ाइन दे दिया और मोस्ट लाइकली शायद वो मंजूर भी हो जाएगा, वो शायद माजी का किस्सा बन जाएंगे। एक बात उनके फेवर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इजाजुल एहसन भी प्रॉपर तैयारी करके आते थे केसेस की और बहुत समझते थे मामलात को। उनसे आप शिकवा कर सकते हैं कि किसी मौके पे उन्होंने कोई वो जो इंसाफ के तकाज़ों पे कोई आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केस समझना, उसको पढ़ के आना, उन पे वो ज़बरदस्त था। अब जो एक अगली बात है कि इनका जो टेन्योर था वो किधर जाएगा, क्योंकि उनका टेन्योर था तकरीबन 1.25 साल उनके पास था। अब एक ज़बरदस्त जो चेंजिंग आएगी वो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में वो ये होगा कि जस्टिस सरदार तारिक तो मार्च में रिटायर हो जाएंगे, जो भी सीनियर प्यूनी जज है। उसके बाद सीनियरिटी में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने होना था, जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। इनसे नीचे सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं।
इंतहाई कम रिमार्क्स देने वाले जज, जिन्हें मैं 1.5-2 साल कवर करने One के of the बावजूद, most professional रिफाइंड judge, one of the best जिनको judges. 1.5-2 साल कवर करने के बावजूद मैं उनका माइंड नहीं जानता था कि इनका इश्यूज़ के ऊपर क्या माइंड है। पहली दफ़ा जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला जब आया तो उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस किए थे, वो अटॉर्नी जनरल मंसूर अली ख़ान जो थे, कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अली ख़ान, उनसे जो उन्होंने सवालात किए तो उससे हम चकरा गए कि इनकी ला की फ़हम कितनी ज़्यादा है। जब अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त के थे उन्होंने कहा जी कि जर्नैल की तो रिटायरमेंट है लेकिन आर्मी चीफ़ की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, आर्मी चीफ़ जो है वो क्या जनरल के अलावा भी हो सकता है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई सिविल भी आर्मी चीफ़ लग सकता है? तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल की हालत दीदनी थी। तो अब उनके पास ऑलरेडी उनको 2.5 साल का तकरीबन उनका टेन्योर बनता था, अब ये 1.25 साल उसमें मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो एक लंबे अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं जो असूलों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्हें एलिवेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साकिब निसार ने वकला के साथ एक उस मामले में किया था जिसमें एक जज के साथ उन्होंने स्टैंड लिया था, और फिर मुल्तान की वो हड़ताल पूरे पंजाब में हुई और वो स्टैंड लिए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन वकला की बेल ले ली जिनके ऊपर जो है वो मुकदमा था उस लड़ाई झगड़े का, और फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बार और बेंच के जो लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था और एक असूली जज के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा, इसमें सीनियरिटी कैसे मुतासर होगी? देखें, अब जो चीफ सीनियरिटी ये हुई ना कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये होता है कि 65 जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ बन जाता है। वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो गया था, वो हबीब वहाबुल खैरी साहब जो उनके उसमें उनकी वो जो पिटीशन थी उसके अंदर, उसमें ये है कि आप जब 65 के होंगे तो रिटायर हो जाएंगे और आपसे नीचे जो भी जज होंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और जब वो चाहे वो उनके 10 दिन बाकी हैं या 10 साल बाकी हैं। अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन थे वो जब बीच में से निकल जाएंगे तो वो उनके नीचे जो सीनियर जज थे वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और उनका जो टेन्योर है जो आलमोस्ट 2.5 साल के करीब था उसमें 1.25 साल मज़ीद ऐड हो जाएगा, और उनके बाद जो है फिर मुनीब अख्तर साहब ने बनना, नहीं उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और याहिया अफरीदी जो है वो 27 में बनना है उन्होंने। तो 27 के बाद फिर जब वो रिटायर होंगे उनके पास भी कोई 1.25 साल 1.5 साल है, तो उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब जो हैं वो बीच में से जो जजेस हैं वो बीच में से निकल जाएंगे। तो 2024 के एंड पे अक्टूबर में 14 इस साल अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। ये इस्तीफा अगर मंजूर हो जाता है, जो लाइकली है कि मंजूर हो जाएगा, मंजूर हो गया जी, मंजूर अच्छा मंजूर हो चुका। अच्छा, मैं एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात बता दी, मैं अब हाई कोर्ट की बात बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट में ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफे हुए हैं ना, इसका असर उधर पड़ने जा रहा है, क्योंकि ये 2 जजेस के जो इस्तीफे हुए हैं ये दोनों पंजाब से आए थे, पंजाब हाई कोर्ट से आए थे ना, लाहौर हाई कोर्ट। जी लाहौर, ठीक है। कम से कम 5 जजेस के ऊपर फर्क पड़ने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की 60 के करीब सैंक्शनड पोस्टें हैं जजेस की, जिनमें 40 जजेस हैं अभी मौजूद जो हैं वो 40 जजेस हैं। इनमें 40 जजेस में एक चीफ जस्टिस मार्च में रिटायर हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मार्च में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। भट्टी साहब जो है वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, अब जो भट्टी साहब हैं, अमीर हुसैन भट्टी साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन मेरी इतला ये है, और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के जो पुराने ऐलानात हैं उनकी रोशनी में उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जो काजी फायजीसा साहब समझते हैं कि एक तो ये है कि वो समझते हैं कि ही इज़ नॉट कैपेबल टू बी हियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ही जो परवेज़ मुशर्रफ का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया था, और ये भी उस अदालत को कलअदम करार दिया था। और ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने फैसला लिखना है परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला, उसमें मिसकंडक्ट की बात कोई ना लिख दी जाए जो कि उन पर असर करेगी। तो एक तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मार्च में रिटायर होना है, नंबर 1। वहाँ पर एक बंदा एलिवेट होगा, ठीक है, और फिर 2 जजेस इस तरफ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर जो मज़ीद जो सीनियरिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो 3 जजेस वो अगर कर दें तो टेक्निकली 3 जजेस
आगे आ जाएंगे वहाँ पर, और इस तरह से एक फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ पर, वहाँ की भी सीनियरिटी में। और सीनियरिटी के एतबार से अगर चीफ जस्टिस के ओहदे के एतबार से या उम्र के एतबार से देखें तो मजमूई तौर पे पंजाब हाई कोर्ट के 5 के करीब जजेस के ऊपर असर पड़ रहा है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियाँ हैं उनके ऊपर 5 के करीब जजेस पड़। अच्छा एजाज, इसमें एक बात और ले लें। देखें, ये जैसे साकिब निसार जो थे ना, इनको इफ्तिखार चौधरी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए थे जब वहाँ पे जो थे जज जो जिन्होंने 18 दिन बाद चीफ बनना था और उन्होंने पीसीओ पे हलफ नहीं लिया था और वो जो है वो इफ्तिखार चौधरी के साथ आउट कर दिए गए थे जुडिशरी से। उनको जब एक दफ़ा मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी अगर आप बहाल होते हैं तो आप तो चीफ थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो बहाल हो जाएंगे, उसी तरह सबीउद्दीन अहमद थे, एक आपके जज जो अभी बने ही नहीं थे, आप उनका क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी कि मैं साकिब निसार को ऊपर लेके आऊँगा और मैं उन्हें चीफ बनाऊँगा, और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। तो साकिब निसार जो थे ना, उनकी जो अब जो डिवाइड एक नज़र आती थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे जो है काजी फायज़ ईसा का केस हो, चाहे बंदयाल साहब के ज़माने में वो जो एक वोट का फ़र्क होता था, वो अब बिल्कुल अब जो इफ्तिखार चौधरी साहब के लाए हुए जजेस हैं ना, उनकी लेगेसी अब जुडिशरी के अंदर अगले यानी कि 5-7 साल चीफ जस्टिस साहिबान भी उसी लेगेसी का हिस्सा नज़र आते हैं। ये वही जजेस हैं जिनको या तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी लेके आए थे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको लेके आए थे। साकिब निसार भी तो उन्हीं की लेगेसी थी ना, लेकिन वो उनको इसलिए मैंने बताया कि इसलिए लेके आए थे कि उन्होंने उन साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाना था जो 18 दिन बाद बनने थे, लेकिन उन्होंने पीसीओ पे हलफ नहीं लिया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो साकिब निसार साहब भी तो लाए तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ही थे ना। नहीं, उन्हें जुडिशरी में इंडक्ट उन्होंने नहीं किया था, लेकिन एलिवेट सुप्रीम कोर्ट जी, आप जो बात अभी कर रहे थे ना, देखें लाहौर कोई भी हाई कोर्ट है ना, उसके जज का ड्यू टू रिटायर 62 ईयर्स है। जब आप किसी जज को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो यहाँ पे ड्यू टू रिटायर 65 ईयर, तो एक 3 साल की लाइफ मिल जाती है जज को जो हाई कोर्ट से रिटायर हो रहा होता है, चाहे वो यहाँ चीफ बनता है या नहीं बनता, लेकिन वो 65 पे रिटायर होता है। अच्छा, आपने कल एक खबर ब्रेक की थी ये जो सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कि फैज़ाबाद धरने के जो जितने भी वो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या उस पर? अच्छा, वैसे खबर वो कुछ दिनों से मेरे पास थी, वो पेंडिंग ही चली आ रही थी, तो वो कल वो जो चल गई, आज अखबार में भी छपी हुई है। जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है ना, उसमें चीफ जस्टिस ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनमें एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी दिया हुआ है कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो कार्रवाई करें और उसके बारे में ये कमीशन जो है वो इसको इंश्योर करे। तो अब जो महमूदुज़्ज़मान साहब हैं, मौजूदा जो सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने सर्विसेज चीफ्स को एक ख़त लिखा है कि वो अपने यानी कि नेवी वाले अपने अफसरान को देखें कि धरने में उनका क्या किरदार था, तो वो तो नहीं था। एयरफोर्स वाले देखें कि उनका क्या किरदार था, वो तो नहीं था। और आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो देखें। तो आर्मी के ऑफिसर्स में तो अभी फैज़ मीर साहब का नाम आ रहा है ना, तो फैज़ मीर साहब के बारे में मैं आपको अभी बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा नाम लोग लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई एविडेंस नहीं। एजाज देखें, मैं आपको यही कहने लगा था, आप कहते हैं ना, को जो है ना हमेशा से प्रोटेक्ट करते हैं, पता नहीं वो आपका सोर्स है या क्या है। अब तो सेक्रेटरी दिफा ने लिख दिया है सर्विसेज चीफ को कि आप कार्रवाई करें। मैं आपको कहता था कि क्लीन चिट नहीं मिलने वाली। नहीं, अच्छा, मैं क्या होगा ये खुदा बेहतर जानता है। हम ये 3 बंदे, अच्छा आपको मैं तीनों बंदे, ये प्रोग्राम भी है इधर ही। मैंने जो बातें बताई, मैं कभी फैज़ मीर साहब से मिला नहीं हूँ, ना कभी उनसे बात की, ना मैं उनको जानता हूँ। ज़ाहिर है मेरा तो कोई और मेरा जो इंटेलिजेंस इदारों के बारे में ओपिनियन है वो आप दोनों को पता है कि क्या है, पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस के बारे में। तो मैं आपको वो देखें, एक चीज़ है कि आप किसी को अच्छा समझें या बुरा समझें, लेकिन आपको बयान वैसा करना है जैसा वो है। अगर फ़खर दुरानी मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने नीले रंग की जैकेट नहीं पहनी हुई, सुर्ख रंग की जैकेट नहीं हुई, ये मेरे प्रोफेशन से बददियानती है। नहीं शाह साहब, आपकी उस पर तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम एक लाइटर उस पर बात कर रहे हैं। देखें, आपकी ये राय थी कि फैज़ मीर के हवाले से जो DGC थे उस वक्त के, वज़ीर आज़म भी उनके हक़ में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी बयान दे चुके हैं, बाकी भी इदारे कहेंगे, दाखिला भी कहेंगे, मेरा ख्याल है उन्होंने, लेकिन नहीं, ख्वाजा साहब तो कभी भी ये बयान नहीं देंगे कि उनका नहीं, क्योंकि देखें एक
पब्लिक के अंदर नाम था जी कि जो भी हो रहा है काम वो फैज़ हमीद साहब कर रहे हैं। ये एक मैं आपसे हमेशा ये बहस करता था और मैं आज भी ये नहीं कह रहा कि वो बिहाइंड दी बार्स चले जाएंगे, ये इट्स टू अर्ली, लेकिन कमीशन उन्हें कोई इदारा नहीं देगा। कोई इदारा जाती जो वन लाइनर ये है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये नहीं, मेरी भी आप सुन लें, ये बात तो नज़र आ रही है, तो कमीशन को काजी फायज़ी साहब ने कह दिया ना कि ये करें। काजी फायज़ी साहब के उस धरने के बारे में रिमार्क्स मौजूद हैं, अब कमीशन ने वो करना है ना। अब मैं अब आपको बता दूं, अभी तक फैज़ हमीद के बारे में कोई एविडेंस कोई नहीं आई। अब क्या करेगा कमीशन, यानी कि कमीशन फंस गया इस वक्त टेक्निकली। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं कमीशन के तौर पे अगर हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ये करना है और नीचे कोई एविडेंस नहीं आ रही, तो मैं फंस गया हूँ ना, मुझे साबित करना पड़ेगा ना ये सारी चीज़ें, तो साबित तो नहीं हो रहा, अब फंस गया है क्या। और तीसरी एक और बात भी है, मुझे ये बताएं कि फैज़ हमीद ने जो कुछ किया वो अपने तौर पे किया? नहीं एजाज, देखें आप ये आर्गूमेंट देते हैं ना, इस पे आपको काउंटर और उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑन कर रहा है, वो कह रहा है जी 22 नवंबर को हमने फैसला किया। एक तो ये कि उस वक्त के वजीर आजम अगर ये बात ऑन करते हैं ना कि हमने ISI को कहा था कि आप मुज़ाकरात करें, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। नंबर ये कि ये उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जिसके वो खुद हेड हैं। सबसे पहले तो ये कि उनको इस बात पे अकाउंटेबल होना चाहिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ट्राई किए बगैर क्यों किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये सारी बातें होती थी तो आप उस वक्त आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते कि जी फैज़ हमीदी मैंने ने कहा था, आज कमीशन के आप उसमें कह रहे हैं। नंबर 3 ये देखें, ये जो ख़त है ना, इससे बात एक बड़ी ऑब्वियस हो जाती है शाह जी। जब सेक्रेटरी दिफा कह रहे हैं कि जी आप कार्रवाई करें, तो महकमा क्या कार्रवाई करेगा? महकमा अगर किसी इंक्वायरी में गिल्टी देखेगा ना तो वो किसी को जेल नहीं करेगा। महकमा ये करेगा कि यार आपका ये हमें यहाँ पे आपने पावर मिसयूज किया या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, इंक्वायरी होगी ना जी, इंक्वायरी होगी। और उसके देखें इंक्वायरी उस वक्त भी हुई थी, एक हुई थी इंक्वायरी, वो हो सकता है वही रिवाइव हो या एक इंक्वायरी नहीं भी हो सकती है। उसकी रोशनी में वो महकमाना कार्रवाई क्या होती है पेंशन वाले बंदे की, कि आपकी कोई पेंशन काट ली जाए या सारी रोक ली जाए, या आपको कोई मुराद दी या आपको कोई जो मुराद माजी में दी गई थी वो वापस ले ली जाए। महकमा इसके ये नहीं कहेगा कि आपको हम डाला जेल बंद कर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात सुन लें और बात हम ख़त्म करते हैं, बात लंबी हो रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी हालत ये हो गई कि जब वो धरना आया था ना, तो DC ने और आपके चीफ कमिश्नर ने और आपके जो उस वक्त के SSP थे, इन्होंने एक बंदा भी धरने वालों को नहीं भेजा था कि हम आपसे मुज़ाकरात करें। ये रिकॉर्डेड बात है, ये बात रिकॉर्डेड है। होता तो ये है ना कि जब भी कोई धरना आता है तो इंतजामिया मैजिस्ट्रेट जाता है जी हमने आपसे, इन्होंने किसी बंदे को भेजा ही नहीं। एक बंदा जो कि पीर नकीब साहब के कोई अजीज़ थे, उनको इन्होंने, वो भतीजे या भांजे थे, उनको इंगेज किया था, और वो भी बहुत बाद में। बराह रास्त ना कोई मैजिस्ट्रेट गया, ना कोई AC गया, ना DC गया, ना चीफ कमिश्नर गया। तो ये बड़ी सैड स्टोरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म आज ये बयान दे रहे हैं कि हमने ISI को कहा था मुज़ाकरा, हालांकि उनकी ट्रेनिंग मुज़ाकरात की नहीं लड़ने की होती है। तो आप अब इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई बुज़दिल हैं। हमें नसीरुल्लाह बाबर याद आ रहे हैं जिन्होंने दहशतगर्दों से जो बच्चों की बस अगवा करके आए थे उनसे खुद मुज़ाकरात करने गए थे। आप आए नहीं है, ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा। इसका मतलब है कि आप अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, वैसे मेरी इतला यही है कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इस जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है, इसके तहत कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। महकमाना जाती जो है वो नहीं, वो तो मैं देखें, मैं तो इस बात को चैलेंज नहीं कर रहा। मैंने तो आपको बात बता दी है, एक तरफ काजी साहब हैं, दूसरी तरफ नीचे कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरी तरफ शायद मेरा ये ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्या फौज चाहेगी कि वो अपने ISI चीफ को सजा दिलवाए? नहीं, उस बात पे कि जो ISI चीफ ने जो काम किया अपनी पॉलिसी के तहत ही किया ना। फौज चाह रही है, इसीलिए जो है ना ये जो समरी लिखी गई है, लेटर जो आपने खबर ब्रेक की थी ना, वो सफाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, और इसमें एक जल्दी लेटर नोट कि मेरा ख्याल है कि PTI का जो है ना बुरा वक्त, एक तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी वाले इस्तीफे के ऊपर काफ़ी रोना धोना शुरू था सोशल मीडिया के ऊपर, आज जस्टिस एजाजुल हसन का वो हो गया, और फिर साथ फैज़ हमीद का होगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा खुशी है ये बंदा। अच्छा, मैं इसमें सर एक खुशी की बात नहीं है, जब गलत आप काम करें तो आपको जो है आखिरी बात करके, क्योंकि लंबा हो रहा है प्रोग्राम। देखें, एक तो ये कि जो आप बात करते हैं ना कि क्या उन्होंने DGC ने अपनी मर्जी से किया है, इसमें एक पहलू आप ये मिस ना किया करें कि वो जो DGC थे
वो मुस्तकबिल के लिए अपने आर्मी चीफ बनने की प्लानिंग भी कर रहे थे और सियासी जमात के भी एक क्लोज हो रहे थे, तो वहाँ पे इम्कान हो जाता है कि वो अपनी लिमिट से एक्सीड किए होंगे। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये आ सकता है इन तहकीकात में। नंबर 1। नंबर 2, जो बात अभी फ़ख्र कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने से जो आइंदा का सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आफ्टर इलेक्शन जो नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं ना तो उनके लिए कोई सरदर्दी नहीं होगी जी, उसमें फिर बड़ा सरदर्दी वैसे शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। वो तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो एक टसल नज़र आती थी कि शायद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान फासले रहेंगे, क्योंकि वो निगरान जज थे और बारहा ये निगरान जज के ऊपर तनकीद होती रही है मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की तरफ से भी। तो शायद अब वो जो एक चांस था कि आते ही कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, कम अज़ कम फौरी तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम का कंटेंट पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर आपने हमसे बराह रास्त रब्ता करना है तो talkshock777@gmail पर हमसे रब्ता कीजिए।